नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर दंगल। और हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं संदीप कौशिक जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा समर्थक मंच के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित जी फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है संदीप साहब आपका। आभार। पहलवानों का प्लान ओवर हो गया है। पहलवान जब पहलवानी कर रहे थे और जो आरोप प्रत्यारोप है वो ब्रजभूषण जी के साथ में है, एक भाजपा नेता के ऊपर है, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के ऊपर है। ब्राह्मणवाद का कहां से प्रश्न आ गया? ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, ब्राह्मणों का उसमें क्या रोल रहा? और ये जो टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, मैं तो ये कहूंगा कि अंग्रेज गए लेकिन ये अपनी जो है कुछ औलादें ऐसी जो नाजायज थी वो इनको जो है छोड़ करके चले गए, और जिनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा लेकिन इनसे लोग अछूते भी नहीं है, टुकड़े गैंग के समर्थन में भी नहीं है। और वो जो हरियाणा के जो खाप पंचायत के जो ब्राह्मण थे और उनके सामने नारे लगाए गए और वो मौन रहे। खाप पंचायतें केवल गांव में ही उन गरीब और मजलूमों पर जो है केवल अपना ठीकरा थोपती हैं और अपने फैसले सुनाती हैं। दिल्ली में दम नहीं है इनके जंतर मंतर पे। इनके अंदर का जो है वो सब कुछ खत्म हो जाता है जिस समय ब्राह्मणवाद से हमें आजादी चाहिए, मुक्ति चाहिए। लगता नहीं आपको हरियाणा के इन ब्राह्मणों को शर्म से डूब मरना चाहिए? क्यों छोड़ के नहीं आए? और कितनी लताड़ लगाई इनके मुंह के सामने, तो चिल्लाते रहे कि आप सबसे बेकार हो, आप हरियाणा के जो है आप किसी को आप परेशान करते हो, ब्राह्मणवाद से हमें आजादी चाहिए। तो ये एक शब्द इनके मुंह से नहीं फूटा। मैं ये जानना चाहता हूँ खाप पंचायतों के जो जो अपने आप को स्वघोषित करके चलते हैं, इनमें कुछ दमखम है भी या नहीं है? जी जी केशव जी, आप सभी के माध्यम से आप देख रहे हैं, आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी इस परिस्थितियों को सभी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। ये आजादी की मांग, पहली बात तो आजाद भारत 1947 में हमारे देश को आजादी मिली और तब से लेकर हम आज तक एक आजाद देश में हम लोग सांस ले रहे हैं, उसमें जी रहे हैं, उसमें अपनी आजीविका के सभी संसाधन, हर चीजों को हम लोग व्यवस्थित तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं ये गैंग है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो पता नहीं कहां से जेएनयू से ये मामला चला और जेएनयू के बाद पिछला शाहीन बाग भी सबने देखा और अब शाहीन बाग के बाद जो ये पहलवानों की आड़ में, देखिए देश का पहलवान देश का गौरव है, जिन्होंने हमारे देश के लिए मेडल लेके आए, जिन्होंने हमारे लिए सम्मान लेकर आए, देश को एक ख्याति दिलाई, उन सभी पहलवानों का सम्मान है। हो सकता है उनमें से कुछ मुद्दे उनके जायज भी हैं और होने भी चाहिए। अब ये लोकतंत्र है, अपनी अधिकार रखने की, अपनी बात रखने की व्यवस्था हमारे देश का लोकतंत्र देता है। लेकिन इन सब की आड़ में, इस एक मोमेंट की आड़ में एक नई गैंग उसमें इंटर करती है, जो वही गैंग है जो कभी जेएनयू में आजादी के नारे लगाती थी, ब्राह्मणवाद के खिलाफ के नारे लगाती थी, मोदी हटाओ और भाजपा हटाओ, इस तरह के जो ये नारे लगाती थी, ये वही गैंग दोबारा शाहीन बाग में आई और अब ये पुनः पहलवानों के मुद्दे की आड़ लेकर ये लोग जो है अपनी वही एक तथाकथित वामपंथियों की विचारधारा को लेकर ये लोग आए हैं। इनसे ये पूछना चाहेंगे कि आप ब्राह्मणों का खिलाफत कर रहे हैं, करो, अरे भाई कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है ब्राह्मणों की कोई व्यवस्था गलत है आप उसको एक तरीके से रखिए, लेकिन आप एक आजाद देश से आजादी मांग रहे हैं। ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा है भाई आप लोगों का? ब्राह्मणों ने आप लोगों से क्या छीना है? आप लोग बताए तो सही। ब्राह्मणों ने तो इस देश को कुर्बानी दी है सबसे ज्यादा। अगर योगदान, मैं किसी जाति व्यवस्था की बात नहीं करता क्योंकि हम लोग सबसे पहले सनातनी है और उससे पहले हम उस आजाद भारत के नागरिक हैं जो कि सर्वप्रथम राष्ट्रहित की भावना को सब में लेकर चलता है। और एक भारत ही एक ऐसा देश है जिसको आज पूरा विश्व फॉलो कर रहा है। तो उस भारतीयता के ऊपर गर्व करने की बजाय हम आजादी मांग रहे हैं। भैया अगर आप गुलाम है, यहाँ पे गुलामी महसूस करें तो भैया जाए पाकिस्तान में, जो कि एक आजाद मुल्क है, जहां पर आटा भी जो है आज की डेट में 150 रुपए 200 रुपए किलो मिल रहा है। जाइए आप पाकिस्तान में। तो भैया आप आजाद मुल्क में रहकर तो आप गुलाम हैं और आप एक ऐसे मुल्क का समर्थन कर रहे हैं जो कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, भारत के खिलाफ जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है। आप उनके समर्थन करने के लिए, उनके उस एजेंडे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चलाने के लिए आप जो है आजाद भारत की उस व्यवस्था को आप लोग जो है खिलाफत कर रहे हैं, जिसको कि समस्त जो है हर भारतीय जो राष्ट्रहित की भावना को अपने अंदर सजोए बैठा है वह मानता है और वो उसका सम्मान करता है। केशव जी, अभी आप ये भी देखिए
कि इन लोगों ने ब्राह्मणवाद से आजादी मांगी। चलो, एक तथाकथित एजेंडा है, एक पब्लिसिटी लेने के लिए हर कोई आजकल तो जना खना उठता है ब्राह्मणवाद से, उसको वो आजादी की बात करके अपनी पब्लिसिटी लेना चाहता है। ये वही लोग हैं जी जिनका अपने कोई एजेंडा नहीं है, उनकी अपनी कोई रूपरेखा नहीं है, उनकी कोई समाज हित की, देश हित की विचारधारा नहीं है। वह कभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ, कभी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देंगे, कभी वह हमारे भारतीय जनता पार्टी को गाली देंगे। अरे भैया, आप अगर हम लोगों के खिलाफ है तो आप समर्थन किसका कर रहे हैं? उस पाकिस्तान का कर रहे हैं क्या, या उस चाइना, उस चीन का कर रहे हैं जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं? तो देश देख रहा है, आज भारत का हर नागरिक, हर युवा जागरूक है। वह आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की उस विचारधारा को समर्थन करता है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी को समानता के अधिकार दिलाते हुए, उनकी हर बात को रखते हुए सार्वंगिक विकास की के ऊपर देश आगे बढ़ रहा है। इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन लोगों की ओछी मानसिकता जो है आज पूरा देश देख चुका है। जी। लेकिन आप देश में लगातार ये भी तो चीजें चल रही हैं कि ब्राह्मणवाद से आखिर क्या दिक्कत है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जहां गांधीवाद इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे ये जो मूवी चली है, मेरे 10 प्रश्न हैं उनकी, अगर आप छोटे छोटे आप उत्तर देंगे तब भी आप जो है उनके उत्तर जो है सही से आप दे पाएंगे। पहला तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें जब कोई चर्चा चलती है, कोई बातचीत चलती है, तो उस पर प्रश्न उठने चाहिए। पहला, आतंकवाद का मुसलमान समर्थन ही नहीं करता। जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है। आतंकवादियों के साथ मुसलमान को जोड़ा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, आतंकवाद जो है उसमें मुस्लिम कहीं नहीं आता है, इस्लाम से आतंकवाद का कोई लेना देना नहीं है। और फिर अगर कोई टोपी लगा करके अल्लाह अकबर चिल्ला करके आतंकवाद के रास्ते पर जा रहा है तो फिर उनका समर्थन कैसे? दूसरी बात आती है कि जब बेटियों को आतंकवादी बना रहे थे तब तो बहुत मजा आ रहा था। जब आप आतंकवादी बना रहे थे तब तो आपको बहुत मजा आ रहा था, तब आप खुश हो रहे थे कि 32,000 क्या 32 लाख बना देंगे इस देश के अंदर। इतना जब मजा आपको आ रहा था तो अब तकलीफ क्यों हो रही है? जब आपकी चीजें खोल के रखी जा रही हैं तब आपको दर्द क्यों हो रहा है? और उनको क्यों दर्द हो रहा है? वो तो अपने आप को आतंकवाद से अलग मानते हैं ना, वो तो आतंकवाद में मजहब जोड़ते ही नहीं है ना, वो तो किसी के साथ भी खड़े नहीं है। तो वो अपने आप को आतंकवाद में कैसे देख लेते हैं कि नहीं, अगर अल्लाह अकबर बोल करके कोई अगर बम फोड़ता है तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर उसका बम वाले का नाम बता देते हैं तो फिर हमारा वो भाई है, आप तो बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ हैं। फिर भाई आपको मुस्लिम कहां से दिख जाता है? उसका नाम बदल दें क्या? उसकी पहचान मिटा दें क्या? फिर आप अपनी तरफ से फतवा जारी कर दीजिए, आप अपनी व्यवस्था बनाइए कि हमारे धर्म में, आपके तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप धर्म में कर सकते हो। लेकिन मैं उसके पहले जब ब्राह्मणवाद के खिलाफ जब लोग आते हैं, ब्राह्मण ही पहले सही और सच्चे देशभक्त हैं। अंग्रेज जानते थे कि इस देश में सभी से पार पाया जा सकता है, सिर्फ ब्राह्मणों से नहीं। ये हमको बोलते तो हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब ये जाते हैं, मौके पर जब जाते हैं तो ये अपना रंग और रूप दिखा देते हैं। ब्राह्मण रेजिमेंट बनाई, 1 साल के अंदर उनको तोड़ना पड़ा, खत्म करना पड़ा, ब्राह्मणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाकायदा जो है उनके लेटर और ऑफिशियल रिकॉर्ड इस बात के मौजूद हैं, और ये दस्तावेज हैं, बताते हैं कि अंग्रेजों में डर कितना था। उन्होंने कहा था कि देश के अंदर कोई भी ब्राह्मण फौज के अंदर भर्ती नहीं होगा, किसी भी फौज में, किसी रेजिमेंट में, किसी ब्रिगेड में, किसी भी बटालियन में कोई जाएगा ही नहीं। तो इतना प्रतिबंध क्यों? डरते थे अंग्रेज तो, लेकिन उनको ही ले रहे थे। और जब सारी रेजिमेंट, एक थी रेजिमेंट जो शुरुआत से लास्ट तक कहती रही हमारे पीछे पूंछ में झाड़ू बांधते थे, उस रेजिमेंट ने तब तक अंतिम 1947 तक लास्ट तक अंग्रेजों के जो है तलवे चाटे, और उस रेजिमेंट ने कोई विद्रोह नहीं किया। ऐसा नहीं है कि राजपूत, गोरखा, तमाम रेजिमेंट ने जो है विद्रोह किया, लेकिन वो रेजिमेंट उसमें थी जिस रेजिमेंट ने कहा था कि हमारे पूंछ के पीछे झाड़ू बांधी गई है, पूंछ की जगह झाड़ू लगाई गई है। तो वो रेजिमेंट ने लास्ट तक जो है कोई विद्रोह नहीं किया और आजाद हिंद फौज के साथ में समर्थन में उतरी नहीं है। उसके बाकायदा रिकॉर्ड है, आज भी आप डालोगे तो निकल के आ जाएगा। समस्या क्या है? और फिर पहलवानों का जब लड़ाई और झगड़ा जब ब्रजभूषण जी के साथ में है और ब्राह्मणवाद के जब नारे लगाए, मैं कहता हूँ खाप पंचायतों ने नहीं बोला, पहलवानों को तो उसका विरोध करना चाहिए था कि हमारी लड़ाई ब्रजभूषण जी के खिलाफ है। भाई ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है यहाँ?
यहाँ क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है? पाकिस्तान से सानिया मिर्जा आती है और वो पहलवानों के पक्ष में उतर जाती है, भाई आप उसका समर्थन ले लेते हो। कल को ओसामा बिन लादेन के बच्चे अगर उतर जाएंगे, आप उनका भी समर्थन ले लोगे। मियां खलीफा भी जो है समर्थन दे रही हैं। तो बात ये आती है कि आपको ये तो देखना पड़ेगा कम से कम किससे समर्थन ले रहे हो। सानिया मिर्जा अपना खुद का घर नहीं बचा पाई, तलाक लेकर के पड़ी हुई है। अब वो पाकिस्तान की एजेंट है कि नहीं है, ये भी तो तय करना पड़ेगा ना। देश की तो बेटी मैं नहीं मानता, मानते हो उनकी बेटी हो, उनकी हो, जो देशद्रोह के काम करे, जहां बेटे शहीद होकर के आते हैं, ऐसे में वो क्या पाकिस्तान को गाली निकाल पाएगी? अगर हमारे देश का एक बेटा शहीद होता है, किस पर आंसू आएगी? ठीक बात है। सवाल तो पूछा जाएगा। फिर आप देश की बेटी अगर आप चिल्लाएंगे अपने इवेंट और कार्यक्रम में, तो फिर हम भी आतंकवादी आपको चिल्लाएंगे। तकलीफ क्यों होगी? अगर आपको देशद्रोह के काम करने में दिक्कत नहीं, तो फिर आपको नारे अगर लगाए जाएंगे कि जो है वो, कुछ लोग तो कहते हैं कि देश जो है देश के गद्दारों को गोली मारो वाला नारा जो है, ये गलत है। भाई क्यों गद्दारी, गद्दार है आप, आपको क्यों चूना लग रहा है? आप तो गद्दार नहीं, आप तो देशभक्त हैं अपने आप, तो आपको क्यों चूना लग रहा है? जी केशव जी, इनको दर्द सबसे बड़ा ब्राह्मणों से, ब्राह्मणवाद से इसलिए है। बिल्कुल आपकी बात में 100% आपकी एक एक बात बिल्कुल सही है, और मैं खुद स्वयं समर्थन करता हूं उस बात का कि देश की आजादी से लेके देश की हर व्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मणों का रहा है और आगे भी रहेगा। मैं आज भी पूर्ण निश्चित रूप से विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि किसी भी एक ब्राह्मण का कहीं पे भी कोई नाम कहीं आतंकवादी गतिविधियों में या किसी और व्यवस्थाओं में कभी नहीं मिलेगा। कारण हम लोगों को जो संस्कार हम लोग दिए जाते हैं, जो हम लोग संस्कार अपने परिवारों से, बुजुर्गों से हम लोगों ने लिए हैं, हम वही चीज आगे दे रहे हैं। ब्राह्मणों को सर्व ब्राह्मणी एक ऐसी जाति है जिसको सभी जातियां दादा कहकर बुलाती है। दादा उसी को संबोधित किया जाता है जिससे हम संस्कार लेते हैं। अगर आप हरियाणा में आएंगे या अगर आप राजस्थान में आएंगे, या बहुत सी ऐसी बेल्ट देश की ऐसी है जहां पे ब्राह्मणों को दादा कहकर संबोधित किया जाता है। तो वो लोग हमसे संस्कारवान होना चाहते हैं, वो लोग हमसे इसलिए जुड़ते हैं और ब्राह्मणों को सम्मान इसलिए करते हैं कि ब्राह्मणों ने हमेशा सबका साथ और सबको साथ लेकर एक व्यवस्था को चलाया है। अगर कोई भी व्यवस्था, कोई भी प्रथा अगर कभी उसका खंडन करके उसको खत्म हुई है, तो वो ब्राह्मणों के द्वारा ही एक मूवमेंट चलाया गया। सबको एक धागे में, हिंदुत्व के धागे में, सनातन के धागे में पिरोकर रखने वाला और सनातन ध्वज को लेकर चलने वाला भी ब्राह्मण ही है। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ी सत्ता पे बैठी है। उनको इस सत्ता के लिए, उनको इस सनातनी एजेंडे का समर्थन करने के लिए सबसे पहले आगे होकर चलने वाला भी ब्राह्मण ही है जी। और क्योंकि सनातन की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, इस व्यवस्था का विरोध करने के लिए और इस देश के अपना अधिग्रहण करने के लिए उनको पता है कि सबसे पहले आप ब्राह्मणों को टारगेट करो, ब्राह्मणों को हटाओ, ब्राह्मणों का विरोध करो, ब्राह्मणों को हटाने के लिए देखो, देश का जब देश में बातचीत चलती है, मुसलमान भी कूद पड़ते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब करबला के मैदान में आपके हुसैन ने जब एक बार ये ब्राह्मणों को पुकारा था और आपके मुसलमान आपके जो है हुसैन को मार रहे थे, तब वो दत्त ब्राह्मण थे, हुसैनी ब्राह्मण, जिनको नाम आपने दे दिया है और आपकी ही पुस्तकें बताती हैं कि वो बचाने के लिए आए थे। जब उन्होंने कहा था कि हुसैन का सिर दे दो और मैं चला जाऊंगा वापस, वो कौन मांग रहा था? मुसलमान। किसका मांग रहा था? दूसरे मुसलमान का। और अपने बेटे का सिर काट करके दे दिया दत्त ब्राह्मणों ने अपने बेटे का सिर काट के दे दिया, दूसरे बेटे का। अपने 7 बेटों के शीश चढ़ा दिए एक एक करके, लेकिन वो लास्ट तक वो माना नहीं। उसने, जो शासक जो इनका था, वो उसने कहा कि नहीं, हमें तो हुसैन का ही सिर चाहिए। लास्ट में युद्ध किया और अंतिम बदला भी लिया, तो उनको हुसैनी ब्राह्मणों की आपने संज्ञा दे दी। तो आप तो कम से कम मानिए कि ब्राह्मण कभी पीछे नहीं हटते, और वो तिलकधारी और जनेऊधारी ही थे जो आपको बचाने के लिए गए थे। क्या बात करते हैं ये लोग? चाहे किसी भी धर्म में ले लो, हर धर्म पर जो है कर्ज है ब्राह्मणों का, इसको उतारने की बजाय आईएएस नियाज खान सर मध्य प्रदेश में जब लिखते हैं ब्राह्मण द ग्रेट, तो इस देश के जो है कुछ आतंकवादी समर्थकों को, आतंकवादियों को चूना लग जाता है। क्यों भाई, आपको तकलीफ क्या है? आईएएस है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ब्राह्मण द ग्रेट पुस्तक लिख के बताना चाह रहा है कि देश की आइसक्रीम ब्राह्मण है। ये 3% थे तब भी, जब बाबर आया था उसके पहले भी 3% थे और अब भी 3% है। ये 3% सदैव हैं
और रहेंगे, लेकिन ये 3% खाने के लिए इनके पास नहीं था, तब भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ये एजुकेशन से अलग नहीं हुए, अपने शास्त्रों से अलग नहीं हुए। आईएएस नियाज खान सर लिखते हैं कि ब्राह्मण राष्ट्र को शिक्षित करता था, क्षत्रिय समाज को सुरक्षित रखता था, वैश्य समाज को संरक्षित रखता था और शूद्र समाज को व्यवस्थित रखता था। ये व्यवस्था थी जो सबसे प्राचीन सभ्यता। आज आप गूगल पर डालिए कि दुनिया का सबसे प्राचीन जो है पांडुलिपियां किसकी हैं, कौन सा ग्रंथ है सबसे पुराना। पूरी दुनिया के इसके साइंटिफिक एविडेंस मौजूद हैं और उन्होंने क्लियर कहा है कि ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना वेद है, जिसकी इतने 28,000 साल पुरानी जो है प्रतिलिपियां जो है पांडुलिपियां हमारे पास मौजूद है, जर्मन में मौजूद है। कोई ऐसी पुस्तक जो 1640 से पहले, 1630 से पहले कोई पुस्तक अगर वो अंग्रेजों तक की, अंग्रेजों ने 1630 से पुस्तकें लिखी हैं, 1630 से पहले की किसी धर्म की भी पुस्तक अगर पांडुलिपि अगर मौजूद है तो दिखाई जाए। कोई कह रहा है कि ये चीज है, हमारी सबसे पुरानी पुस्तक है, तो आप उसका आप सर्वे करवा लीजिए, उसको बताइए, क्योंकि आप तो हर जगह वैज्ञानिकता के आधार पर ही आप मानते हैं। वैज्ञानिक कहेंगे तो उसी चीज को मानेंगे, और वो अगर नहीं कहेंगे तो नहीं मानेंगे। जी केशव जी, हम जितनी भी तार्किक व्यवस्थाओं के साथ हम बात करें, कोई एक भी ऐसी व्यवस्था ऐसी नहीं आएगी आपके सामने कि जिसको हम लोग तर्क संगत हम ये बता सके कि ब्राह्मणों ने यहाँ पे कोई गलत कार्य किया। आप जी इसी व्यवस्था को दीजिए कि जो ये जंतर मंतर पर जो ये मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के भी शीर्ष नेता है, आम आदमी पार्टी के भी शीर्ष नेता है, सभी विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेता वहां पर आए। आज तक किसी भी शीर्ष नेता का, किसी भी विपक्षी पार्टी के किसी भी नेता का एक भी बयान आपने वहां पर ये नहीं देखा कि ये लोग आजाद देश में आजादी क्यों मांग रहे हैं। क्या जो जी लोग उनको जेएनयू के उन लोगों का समर्थन करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां, जो इनका जेएनयू वाले इस मूवमेंट का, और जो ये यहाँ पे शाहीन बाग की तरह जो ये मूवमेंट दोबारा से पुनः दोहराया जा रहा है, इस मूवमेंट का जो लोग समर्थन करके आजादी के नारे लगाने वालों को और ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाने वालों को, इनके खिलाफ कोई भी राजनीतिक दल की टिप्पणी नहीं आती। वैसे तो हमारे राहुल जी जो है जनेऊ डालकर तिलकधारी बनकर वो लोग कभी फोटो सेशन करते हैं, वो कभी अन्य मुद्दों के ऊपर जाके रोड शो में वो लोग जो है खुद को एक बहुत ही प्रचंड ब्राह्मण खुद को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हाँ मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन इनके मुंह से एक बार भी नहीं निकलता कि क्या ये जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो ये नारे लगाए जा रहे हैं वो गलत है। तो ये नौटंकी जो है ये राजनीतिक पार्टियों की ही बीज है, और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है कि मोदी जी को हटाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सबको बताना चाहूंगा, इन सभी विपक्षी पार्टियों को चेताना चाहूंगा कि आज मोदी जी एक ऐसे स्तंभ के रूप में खड़े हो गए हैं जिसकी को जो देश की रक्षा के लिए खड़ा है, जो राष्ट्र की भावनाओं की रक्षा करने के लिए खड़ा है, जो राष्ट्र हित के मुद्दों के लिए बहुत बड़े स्तंभ के रूप में आज मोदी जी स्थापित है। और उनको जो हटाने के लिए जो आप लोग ये षड्यंत्र और षड्यंत्र कर रहे हैं, ये अब देश की जनता इसको नहीं सहन करेगी। आज अभी आपके सामने जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, आपका कर्नाटक का है और भी जिन राज्यों में जहां पे कई बहुत सी जगह उपचुनाव हुए हैं, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। और मोदी जी के नेतृत्व में जो एजेंडा पूरा देश चला रहा है, जो अकेले मोदी जी का एजेंडा नहीं है, वो देश के उन समर्पित राष्ट्रभक्तों का एजेंडा है जो मोदी जी के माध्यम से चल रहा है, जो कि आज मोदी जी के नेतृत्व में आप देश के एक ऐसे भविष्य की परिकल्पना कर रहे हैं कि जिसको हम लोग अखंड भारत की संज्ञा देते हैं, और जिसको हम लोग हिंदू राष्ट्र जो हम बनाना चाह रहे हैं उसकी संज्ञा हम तो पूर्ण रूप से कह रहे हैं कि भैया हमारा एजेंडा है ही हिंदू राष्ट्र, और हम हिंदू राष्ट्र बनाकर हटेंगे। और ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मोदी जी के नेतृत्व में इस सपने को, इस परिकल्पना को जो है साकार रूप दिया जाएगा। और देश की जनता, आप देखिए एक बात और बताइए, गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, और सबको पता है वह एक मतलब एक ऐसी सीट है जहां से योगी जी हर बार जीत की प्रचंड ध्वजा लहराते हैं। उस सीट के ऊपर अगर आप व्यवस्था देखिए, वहां पे लगभग आधे आधे का रेशो है।
हिंदुओं का और मुस्लिम भाइयों का। जिस प्रकार से योगी जी ने यूपी की व्यवस्था को संभाला और उन्होंने उन लोगों को सीधा सीधा टारगेट किया कि जो लोग जो है कब्जे किया करते थे, सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किया करते थे, लोगों को प्रताड़ित किया करते थे, जो लोगों को अपने भय से डर से डरा कर रखा करते थे, उनके ऊपर जिस प्रकार से कटाक्ष किया, जिस प्रकार से हिजाब के ऊपर उन लोगों ने सीधे सीधे कानून लेकर आए और बहुत सी ऐसी व्यवस्थाओं के ऊपर कानून लेके आए। आज मुस्लिम आबादी का भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आज योगी जी को समर्थन कर रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री को समर्थन कर रहा है। देखिए, जिसको राष्ट्र हित की भावना जो भारतीय जनता पार्टी की समझ चुका है, हमारे इरादे समझ चुका है कि राष्ट्र हित के लिए भारतीय जनता पार्टी स्टैंड लिया है और लेगी, जो हमारी इस भावना को समझ चुका है, चाहे वो किसी भी जाति से किसी भी धर्म से है, वह आज पार्टी के साथ स्टैंड लेकर खड़ा है। और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है हमारा यह एजेंडा जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसके ऊपर पूरा देश जो है अपना समर्थन और आशीर्वाद बनाए रखेगा, ऐसी हम पूरे देश की जनता से कामना करते हैं। जी। दूसरा ये भी कि अपना प्रोग्राम भी अब सीधे दर्शकों से जुड़ रहा है, दर्शक भी लगातार चैनल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम उनके चहेते मुद्दे रख रहे हैं जो नेशनल टेलीविजन पर भी नहीं रख पा रहे हैं लोग। और एंकर अपने बड़े बड़े वादे और दावे कर रहे हैं, वो पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम तो चला रहे हैं, लेकिन अपने जो है सही जो बातें जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए उन पर जो है कोई विचार नहीं और कोई जो है प्रयास नहीं। लेकिन लगातार जो है टीवी न्यूज चैनल इन्हीं मुद्दों को आगे रख भी रहा है और ला भी रहा है। साथ ही एक सवाल और मैं चाह रहा था कि हरियाणा के जो खाप पंचायत के जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, किसान मौजूद थे, ब्राह्मण मौजूद थे, वो लोग इसके खिलाफ बोले क्यों नहीं? मैं ये आपसे और जानना चाह रहा हूँ, क्या वजह रही, विरोध क्यों नहीं किया? जब ब्राह्मणवाद के नारे लगाए जाते थे, ब्राह्मणवाद से आजादी, इससे उससे आजादी। जी देखिए, मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और हरियाणा में आप चलेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में खापों की एक अहम भूमिका शुरू से रही है। और ऐसा नहीं है कि आजादी के आंदोलन से लेके भी पहले समय में भी खापें हुआ करती थी और उसके बाद भी खापों ने अपनी भूमिका निभाई। पहले जो खापें हुआ करती थी तब की परिस्थिति क्या होती थी कि किसी भी प्रकार का सामाजिक मुद्दा है, कोई भी ऐसी व्यवस्था है, उसके ऊपर खाप पंचायतें मिलकर निर्णय लिया करती थी कि इस मुद्दे को हम इस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे। वह उस तरह की मतलब जो परिस्थितियां थी, जो पहले की परिस्थितियां थी, उस समय खापे जो है निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से चला करती थी, वह किसी राजनीतिक एजेंडे को फॉलो नहीं किया करती थी। लेकिन आज मैं सभी खापों के विषय में नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सी ऐसी खापें ऐसी हैं जो हमारे खाप प्रतिनिधि ऐसे हैं जो कुछ राजनीतिक पार्टियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एजेंडा चला रहे हैं। उन्हीं एजेंडों के तहत उस एजेंडे के तहत जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा और राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर उसका, विपक्षी पार्टियों ने मिलकर उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सबके बीच में आया कि वो लोग कहते हैं कि भैया हरियाणा की अपनी फेडरेशन होनी चाहिए भैया, हरियाणा प्रतिनिधित्व करता, अगर हर स्टेट की अलग अलग फेडरेशन है तो हरियाणा की होनी चाहिए, ये समर्थन करने योग्य है। और सरकार भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं विचार करती है कि हाँ, अगर हम लोग हरियाणा से प्रतिनिधित्व करते हैं तो एक फेडरेशन हरियाणा स्तर की भी होनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि भैया हरियाणा की फेडरेशन में जो हम लोग जो जाए वह बिना कंपटीशन के चले जाए, या ये तो संभव नहीं है। फिर उन लोगों का एक और मुद्दा आता है कि हमारा जो चेयरमैन हो वह एक विशेष जाति से संबंधित होना चाहिए। मैं नाम इसलिए नहीं लेकर बोल रहा हूं उस जाति विशेष का, क्योंकि सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे साथ छत्तीस बिरादरी और सभी का हम सम्मान करते हैं। उन जिस समाज की वो बात कर रहे हैं उस समाज के अधिकतर प्रतिनिधि आज भी हमारी भारतीय जनता पार्टी में पदों पर बैठे हैं और उन लोगों ने भी इस किसी भी एजेंडे को समर्थन नहीं किया और खुले तौर पर उन्होंने बोला कि यह एक राजनीतिक पार्टी विशेष का एजेंडा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चलाया जा रहा है, जिसका कोई भी राष्ट्र हितैषी जो है वह समर्थन नहीं करेगा। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, चलो ठीक है, आप लोगों ने उसका भी समर्थन कर दिया कि भैया हमारे जाति विशेष का अध्यक्ष होना चाहिए, तो भैया वहां पर ब्राह्मणवाद का जो मुद्दा चला, अरे भाई आप लोग तो हमें दादा बोलते हो,
आप तो ब्राह्मणों को दादा कहकर संबोधित करते हो, आपके दादा को आप जिसको सम्मान कर रहे हो, आप जिस ब्राह्मण को आप लोग पूछते हो, अपने हर व्यवस्था के लिए आप बुलाते हो, आपके उसी ब्राह्मणत्व को, उसी ब्राह्मणवाद को, जिसको ब्राह्मणवाद की संज्ञा ये लोग दे रहे हैं, और उनको वो लोग अपमानित कर रहे हैं, तो आप लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। भैया आप में से कौन सी ऐसी खाप पंचायत थी जिन लोगों को जो वहां पर गई है, उन लोगों ने इनका विरोध किया हो कि भैया यहाँ मूवमेंट तो भैया पहलवानों का था, उनके मुद्दे थे, उनके अधिकारों की लड़ाई हम के लिए, हम लोग समर्थन के लिए आए थे, तो भैया हम क्या आजाद देश से आजादी मांगने के लिए आए हैं क्या? या हम लोग ब्राह्मणवाद से आजादी मांगने के लिए आए हैं, या हम लोग मोदी से आजादी मांगने के लिए आए हैं? भैया मोदी जी ने तो सबका सम्मान किया, देश की आजाद व्यवस्था को वो लोग एक संवैधानिक पद पर बैठकर चला रहे हैं, उन्होंने किसी को गुलाम थोड़ी बनाया। तो ये एक प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से ये राजनीतिक पार्टियों के एजेंट है, जो लोग ये लोग इस प्रकार की व्यवस्थाओं का समर्थन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि आप लोग राष्ट्रहित के लिए जो व्यवस्था है उसका समर्थन करने की बजाय ऐसे प्रोपेगेंडा का आप लोग समर्थन कर रहे हो, या आप वहां पर हो रही ऐसी एक्टिविटी को आप लोग समर्थन कर रहे हो जो कि भाईचारे के खिलाफ है, जो कि राष्ट्रहित की भावना के खिलाफ है। तो यह तो सिर्फ एक षड्यंत्र है, पूर्ण रूप से षड्यंत्र है, सिर्फ सरकार को बदनाम करने की। जी, लेकिन इस देश में जब आप देखते हैं कि लगातार जो है, जब बिहार में जातिगत जो है जनगणना जो हो रही थी, उसके खिलाफ कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अब नहीं होगी। तो जातीय जनगणना क्यों? मुझे लगता है कि जातीय जनगणना करनी है तो फिर पूरी तरीके से किया जाए। कितने सरकारी अध्यापक हैं, कितने पुलिसकर्मी हैं, कितने आर्मी में हैं, कितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहां भी तो देखना चाहिए कौन कहाँ है और काम कितना कर रहा है। इस देश में फिर अपराधियों की भी जनगणना हो जानी चाहिए जाति के आधार पर, कितने कौन से कहां से अपराधी निकल के आते हैं, वो भी जनगणना हो जानी चाहिए। मुझे लगता है चाहे वो राजनीति हो या फिर कोई भी नीति हो, इस देश में जनगणना तो केवल भारतीयों की होनी चाहिए, राष्ट्रवादियों की होनी चाहिए, हिंदुस्तानियों की होनी चाहिए। क्योंकि जब हम छुआछूत और जाति से दूर जाने की बात करते हैं, तब आप जो है लेकर के आ जाते हैं कि नहीं जातिगत जनगणना हो जाए। किस लिए भाई? आप क्या लोगों में ये तय करना चाहते हो कि अब हमें जाति के आधार पर वोट दीजिए? अब हम सरकार जो है बनाते बनाते पैसे थक गए हैं, क्योंकि हमारे पास विकास वगैरह रहा नहीं है, तो हम जाति के हिसाब से बोलेंगे कि हमारे पास इतनी जातियां हैं, तो हम अब शासन करना चाह रहे हैं, तो हमें जो है ये समर्थन मिल जाए। क्या केवल ये बचा है नेताओं के पास? बिल्कुल केशव जी, आप इसी बात से मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। इन लोगों की सोच इतनी घटिया हो चुकी है, इन राजनीतिक दलों की। आप ये देखिए, जो लोग आज जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, वे लोग भूल गए कि कश्मीर में हम लोगों के साथ क्या हुआ। कश्मीर में नाम दिया जाता है कश्मीरी पंडितों का, क्या सिर्फ वहां से ब्राह्मण ही परिताड़ित हुआ? क्या सभी हिंदू वहां से परिताड़ित हुए? आज बंगाल की वही स्थिति बनने की कगार पर है। आज केरल की आप व्यवस्था को आप देखिए, द कश्मीर फाइल आई, इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने उसका विरोध किया कि भैया ये तो फिल्म में एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया गया है, ये ऐसी व्यवस्था चलाई गई है, जबकि उसमें वो तथ्यों के आधार पर फिल्म बनी और उन्होंने वहां की उस परिस्थिति को दिखाने का प्रयास किया। और अभी जो द केरल स्टोरी आई है, आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाइए, मेरे पास केरल से एक पत्रकार साथी ने वहां की कुछ ऐसी व्यवस्था को मेरे संज्ञान में डाला, मुझे लगा कि वो भी देश के सामने आनी चाहिए, तो मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी उसको डाला है, और मैंने अपने सभी पत्रकार बंधुओं को भी उसको एक न्यूज के माध्यम से भी डालने का प्रयास किया। वह खबर ये है कि लगभग 17 से 18 जो है पिटीशन फाइल होती है शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें लड़का एक धर्म विशेष का है और लड़की हिंदू है। तो जो तथ्यों के आधार पर जो ये केरल स्टोरी मूवी, जिसका आज पूरा विपक्ष जो है विरोध कर रहा, बिना मतलब का विरोध कर रहा है, उनके पास देश के सार्वंगिक विकास के लिए सबको साथ लेकर चलने का कोई एजेंडा नहीं है। वो एक शॉर्टकट ढूंढती है कि हम किस प्रकार से जाति के आधार पर इकट्ठा कर ले या हम धर्म के आधार पर इकट्ठा कर ले। उन लोगों ने कहाँ इकट्ठे करने का प्रयास किया है? एक फिल्म के माध्यम से, मूवी के माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों के खिलाफ, किस प्रकार से उनको लव जिहाद के माध्यम से
उलझाया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई आतंकी बन रही है कि कुछ बन रही है। और उसी व्यवस्था को चलचित्र के माध्यम से जब दिखाया जाता है और उसी के साथ साथ जब सरकारी आंकड़ों के साथ जब हम लोगों ने व्यवस्था रखी, तो ये लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे, उसके खिलाफ इनकी एक भी टिप्पणी नहीं आएगी। एक टिप्पणी लव जिहाद के ऊपर ये नहीं बोलेंगे, एक भी टिप्पणी ये लोग जो है हिजाब वाले मुद्दे पे लगातार नहीं लेकर के बोलेंगे। आएंगे और बहुत जल्द जो है इस मुद्दे को दस्तावेजों के साथ जो है अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि हमारा काम जगाने का है, ना कि नफरत जी फैलाने का। हमारा मकसद ये भी बिल्कुल। नहीं है कि हम मुसलमानों को चोट पहुंचाएं या इस देश के जो है किसी भी जाति को या धर्म के नाम पर जो है लोगों को ये दिखाएं, लेकिन सच है उसे देखना पड़ेगा। तकलीफ एक उनको मिनट। होगी जिन्होंने गलत किया है, और लेकिन आप जानबूझ करके जाति के नाम पर किसी का समर्थन ना करें, क्योंकि अन्यथा फिर आप भी गलत हैं और आप भी उसमें मैं शामिल मानूंगा। जी। केशव जी, आप एक बात और देखिए, जब हम अपनी स्कूल लाइफ में थे और आज भी हमारे बच्चे भी अपने स्कूल लाइफ जी रहे हैं, उस स्कूल लाइफ में वो जब वो शिक्षा लेने के लिए अपने स्कूल में जाते हैं, तो उनको ये नहीं पता उसके साथ बैठा जो दूसरा बच्चा है वो किस जाति का है, उसको ये नहीं पता वो किस धर्म का है। हम लोग जब शिक्षा लेकर आते हैं, तब हम लोग पढ़ने के लिए जब हम लोग जाते हैं, तब हमारा एक ही फोकस होता है कि हमने अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है। और मेरा जो साथी है वो मेरे साथ 7 घंटे 8 घंटे हम लोग स्कूल में हम लोग बिताते हैं, तो वहां कोई मुद्दा नहीं होता। मुद्दा जब हम लोग अपनी अगली लाइफ में आते हैं, जब हम लोग कॉलेज लाइफ के बाद जब हम लोग अपनी अगली लाइफ में आते हैं, तब अगली लाइफ में हम लोग जो जिस प्रकार की परिस्थितियां देखते हैं, उसमें भी आप लोग जब देखेंगे ना, तो अधिकतर ऐसा मुसलमान भाई जो शिक्षित है वो इस तरह के प्रोपेगेंडे में नहीं है, अधिकतर नहीं है, जी। बहुत लोग नहीं है ऐसे। उस इस तरह के जो लव जिहाद के मामले में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो लोग मदरसों की शिक्षा लेकर आ रहे हैं। अब भैया मदरसे में तो जो पढ़ाया जाता है वो सब जानते हैं, मदरसे से क्या पढ़ा हुआ बच्चा क्या कोई डॉक्टरेट या कोई और इंजीनियर या कोई और अच्छी एजुकेशन लेकर आगे तो नहीं बढ़ सकता ना। तो जी। उन लोगों को हम ये नहीं करें मदरसे की शिक्षा ना दो, भैया मदरसे की शिक्षा आप लोग जो दे रहे हो उसके साथ साथ आप स्कूली शिक्षा के ऊपर भी जोर दे। जिस प्रकार से असम में मदरसों को बैन करके उनको स्कूलों में तब्दील कर दिया गया, आज नहीं, वहां के बच्चे मदरसों में जब तालीम की बात हो तो मुझे नई शिक्षा लेकर अपना लगता नए है जब जीवन में बात वो तालीम की आएंगे। हो तो जी। जब अच्छी तालीम लेकर वो लोग आएंगे, तब वो लोग उसी उसी परिस्थितियों को देखेंगे कि उन लोगों की जीवन लाइफ जो है उनको क्या चाहिए। उनको एक लाइफस्टाइल, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, उनको एक ऐसी शिक्षित व्यवस्था के साथ नौकरी चाहिए, उनको अपनी शिक्षित व्यवस्था के साथ अपना घर का सपना पूरा करने की व्यवस्था चाहिए, वो उसमें लगेगा। लेकिन अगर कोई इस तरह की तालीम लेकर मदरसों से जो गलत तरीके की तालीम लेकर आएगा, तो वह पाकिस्तान की तरह जो व्यवस्था है वो या तो आतंकवादी बनेगा, या वो वहां से चल रहे लव जिहाद की या और दूसरे जिहाद को समर्थन कर कर वो उसी तरह की बिल्कुल हम आतंकी मुद्दे पर इस पर भी शक्ति। आएंगे, लेकिन आज का जो मुद्दा था वो सभी ने देखा कि सरकार विरोधी है पहलवानों का आंदोलन। इसको भी देखना पड़ेगा कि पहलवानों के प्रदर्शन में क्या हो रहा है, खत्म हो जाएगा आंदोलन। और मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा कुछ दोबारा फिर होता है तो सबसे पहला मैं रहूंगा जो विरोध करूंगा, ब्राह्मणवाद के खिलाफ कुछ नहीं। बाकी आप अपने विवाद करिए, आपको ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलना है तो आप एक मंच आप लगाइए, वहां पर आप बैठिए और आमने सामने आप हो जाइए। आप तर्कों पर बातचीत कीजिए, हम बिल्कुल साथ में बैठने को तैयार हैं और ये बताने को भी तैयार है कि ब्राह्मणवाद इस देश में क्यों रहना चाहिए, आपको डर क्यों लग रहा है ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज बात अगर केवल ब्रजभूषण और पहलवानों के बीच में है तो केवल उस पर ही बातचीत होनी चाहिए। अगर आंदोलन में गलत तत्व अगर घुसेंगे, दंगाई घुसेंगे, तो उनको भी एक्सपोज किया जाएगा, खोला जाएगा और उन पर बिल्कुल बोला जाएगा। ऐसे गद्दारों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आपका संदीप साहब बहुत बहुत आभार कि आप जुड़े। बहुत बहुत आभार आपका, अपनी बात रख आपके चैनल के माध्यम तक जनता तक पहुंचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जी। जय हिंद, जय भारत।